साथियों नमस्कार। मैं अनमोल फाउंडेशन द्वारा संचालित ये चुनाव पे संजय शर्मा आप सभी के सामने आज हम लोग आज हमारे साथ चर्चा के लिए प्राची उपाध्याय जी हैं और ये देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान से एमएससी कर रही है पर्यावरण प्रबंधन के विषय में। और हम लोग आज चर्चा भी करेंगे कि पर्यावरण के सुरक्षा में जैव विविधता का क्या महत्व है। इस विषय को लेकर के आज हम लोग चर्चा भी करने वाले हैं और उसमें प्राची से कुछ जानने का कोशिश करेंगे कि चूंकि देहरादून ऑलरेडी जैव विविधता के ऊपर काम कर रहा है और इस समय छत्तीसगढ़ शासन जो है वो भी गरवा गुरुआ भाड़ी के नाम से योजना चलाया हुआ है, जो यहाँ के संस्कृति और जैव विविधता को ही संरक्षित करने का एक प्रयास हो रहा है। और दूसरे तरफ जो छत्तीसगढ़ शासन अलग अलग तरीके से वो चाहे गोधन न्याय योजना के माध्यम से या फिर बायोडायवर्सिटी में भी अभी आजकल जो है इंदिरा वन विकास के नाम से कार्यक्रम लागू किया, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के माध्यम से जो वनों में जैव विविधता है उसको सुरक्षित करने का प्रयास कर रहा है। तो बहुत सारे ऐसे काम छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं। ऐसे में हमारा जो चर्चा होगा वो शायद बहुत ही सार्थक होने वाला है, बहुत अच्छा काम होता आएगा और मुझे प्राची बहुत सारा जानकारी जैव विविधता के संबंध में बताओ। इस समय पूरे देश में पूरे विश्व में इस पर बहुत हलचल चल रहा है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर के, क्लाइमेट चेंज को लेकर के लोग चिंतित हैं और उसको संरक्षित करने का बहुत सारा उपाय ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से इसको संरक्षित किया जाए और इसके संवर्धन पे काम किया जाए। इसके तरीके से बहुत सारे तरीके निकाले जा रहे हैं और उसमें एक है कि हमारा जो भारत देश है वो 7.5% एक हिस्सा है जो पूरे विश्व का 5% क्षेत्र आता है। उसमें से 7.5% जो है वो भारत का ही हिस्सा है, जो वन क्षेत्र है जहाँ पे बहुत सारे वेराइटी है। जैव विविधता में ये समझने का भी जरूरत है कि शायद प्राची उस पर भी प्रकाश डालेंगे कि इतने जो पौधे हैं जैव विविधता के अंदर आता कौन कौन है, पौधा, जीव जंतु या हमारे जो प्रकृति के संरक्षित नदी नाले या कौन कौन सा चीज आता है, उन सारे चीजों पे थोड़ा फोकस करेंगे। और ये जैव विविधता जो जिसका अभी तक नुकसान हुआ है वो खास करके जो हम विकास के संदर्भ में सोचते हैं कि विकास के कारण जो वनों का विनाश हो रहा है या पहले जो अवैध शिकार हो रहे थे, माइंस खुल रहे हैं, उद्योग बढ़ रहे हैं, उसके कारण बहुत सारे वनों का विनाश हो रहा है। और दूसरे तरफ जो हमारी परंपराएं थी पर्यावरण को जैव विविधता को संरक्षित करती थी वो भी धीरे धीरे करके खत्म हो रही है या कम हो गई है। जैव विविधता के लिए संरक्षित करना बहुत जरूरी है। ऐसा बहुत सारे चीज है जिसपे हम लोग आज चर्चा करेंगे। मैं के लिए माहौल तैयार करने वाला काम शुरुआत में कर रहा हूँ। तो प्राची आज इसी के आपके साथ हम लोग चर्चा करेंगे और फोकस करेंगे कि पर्यावरण की सुरक्षा को के लिए जैव विविधता कितना महत्वपूर्ण है और उसके छत्तीसगढ़ के संदर्भ में और भी आप देहरादून को भी देख रही है तो उसके संदर्भ में अपनी बात को रखी है। आपका स्वागत है जनजुड़ाव के। हाँ जी, शुक्रिया। पहले तो मैं आपकी फाउंडेशन अनमोल फाउंडेशन को शुक्रिया करना चाहूँगी जो मुझे मौका दिया बोलने का, क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरे पास अभी उतना एक्सपीरियंस है, पर ये प्लेटफॉर्म ज़रूर मेरे को एक अच्छा एक्सपीरियंस देगा कि जो मैं सीख रही हूँ मैं उसको लोगों तक किसी माध्यम से पहुँचा पाऊँ। ये वो माध्यम है। तो जैसा कि मतलब अगर मैं आज के टॉपिक पे आऊँ तो आज का विषय ही है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जैव विविधता क्या है या उसका क्या महत्व होता है। तो हम इसको मतलब धीरे धीरे अगर हम जानना चाहें तो सबसे पहले बेसिक्स देखेंगे तो जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। तो जैसा इसका नाम है जैव विविधता, उसमें ही ये बहुत स्पष्ट है कि जो भी जीवित जीव हैं उनमें कितनी विविधता है। तो इसमें चाहे पौधे हों, जानवर हों या सूक्ष्म जीव, जो प्लांट एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें जितने भी अलग अलग प्रकार के जो हमें वो मिलते हैं हमारी पृथ्वी पे, वही हमारी जैव विविधता होगी। और इसमें मतलब
साइंटिस्ट की जो स्टडीज हैं उसमें अभी कहा जाता है कि कम से कम 10 मिलियन से तो स्पीशीज अर्थ पे एग्जिस्ट करती ही हैं, जिसमें से हमने हार्डली 10 से 20% स्पीशीज को खोजा है। मतलब ये हमें बताता है कि हमारी जो पृथ्वी है उसमें कितने, यानी हमारी नजरों के सामने, नजरों से परे, मतलब जो हमें दिख नहीं सकते वो भी कितने जीव रहते हैं। तो और इसका उदाहरण अगर हम देखें तो हम ही अपनी रोज की जिंदगी में देखें कि हम क्या एक ही चीज पर निर्भर करते हैं? नहीं। हमारे अगर हम खाने का देखें तो ना हम एक तरह का खाना खाते हैं, हम अलग अलग चीजों को खाते हैं, चाहे वो गेहूं हो, धान हो, ज्वार हो, बाजरा हो। तो ये सब हमें क्यों मिल रहा है? क्योंकि पौधों में इतनी विविधता है, इतने तरह के पौधे पाए जाते हैं जिनको हम कंज्यूम कर सकते हैं। अभी जैव विविधता जो होती है वो हमें मतलब कहा जाए तो 4 तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है इनके कारण, कि जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसके कारण हम 4 तरह के फायदे होते हैं। अब उसमें एक पहला होता है जो हमें प्रोविजनिंग सर्विसेज कहा जाता है उन्हें, जो मिलती है जैसे कि पानी, साफ पानी। क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ों का एक बहुत बड़ा रोल कहा जाता है बारिश में होता है, और जो बारिश का पानी गिरता है वो मिट्टी में जो एब्जॉर्ब होता है उसमें कहा जाता है। तो इससे क्या होता है, जो यह हमारी पानी की साइकिल, वाटर साइकिल जिसे कहा जाता है, बारिश गिरना फिर उसके बाद भाप बन के जाना, इसमें जंगलों का, पेड़ों का बहुत महत्व होता है। तो एक तरह से जो जैव विविधता है उसमें वो हमारे वाटर साइकिल, या जितनी भी तरह की हम लकड़ियां पाते हैं या जो भी रिसोर्सेज जंगल से पाते हैं उसमें रोल होता है। फिर हम कहते हैं कि जो फ्लड्स होती हैं, जहाँ जंगल ज्यादा होते हैं वहाँ बाढ़ वगैरह नहीं आती है, वहाँ सूखा नहीं पड़ता है, तो ये वहाँ का मौसम अच्छा रहता है, गर्मी ज्यादा नहीं होती, वहाँ एक्सट्रीम कुछ नहीं होता। तो ये एक तरह की रेगुलेटिंग सर्विसेज होती हैं जो हमें बायोडाइवर्सिटी के कारण मिलती है। फिर जो कल्चरल सर्विसेज, हम नेशनल पार्क्स घूमने जाते हैं या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज घूमने जाते हैं, जू घूमने जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमें देखना रहता है, हमें मतलब एक तरह का आनंद की अनुभूति होती है उसको देखने से। तो ये एस्थेटिक्स वैल्यू होती है जो हमें प्लेजर देते हैं, सुकून देते हैं। फिर उसके बाद जो चौथी तरह की सर्विसेज जैव विविधता जिसमें कंट्रीब्यूट करती है, बायोडाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट करती है, वो होती है सॉइल फॉर्मेशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। जो मिट्टी का फॉर्मेशन होता है ये मिलियन ईयर्स की प्रोसेस होती है। 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, और इसमें प्लांट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, एनिमल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और ये हमारी एक तरह की सपोर्टिंग सर्विसेज होती है। तो ये जो होते हैं जैव विविधता के होने से हमें ये तरह की इन कैटेगरीज में फायदे होते हैं। जो ये विविधता होती है उसको हम 3 लेवल्स पे देख सकते हैं। एक होती है स्पीशीज लेवल पे, एक होती है जेनेटिक लेवल पे, एक होती है इकोलॉजिकल लेवल पे। जेनेटिक मतलब हमारे डीएनए के लेवल पे, जो उसमें डिफरेंस पाए जाते हैं। जैसे कि अगर सबसे सिंपल उदाहरण अगर हम देखें तो हम सब इंसान हैं, पर हम एक दूसरे से काफी अलग दिखते हैं हम सारे एक ही प्रजाति के, होमोसेपियंस जिन्हें कहा जाएगा, होमोसेपियंस सेपियंस। पर हम सब डिफरेंट हैं, क्यों? क्योंकि हमारे डीएनए में कुछ इतने डिफरेंस होते हैं जो हमें एक दूसरे से अलग बनाते हैं, लुक में या स्वभाव में, जिन चीजों में कहें। तो ये हमारी जो होती है जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है। या देखिए अगर हम आम का एग्जांपल दें, आम का पेड़ तो एक ही है पर हमें कई वैरायटीज मिलती है, उसमें अलग अलग टाइप के होते हैं, वो भी उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी के कारण होता है। फिर होता है स्पीशीज डाइवर्सिटी। अलग अलग तरह की स्पीशीज मिलती है हमें, शेर मिलता है, टाइगर मिलता है, डियर्स रहेंगे, भालू रहेंगे, अलग अलग जीव रहते हैं, तो वो उनकी स्पीशीज डाइवर्सिटी होती है कि हमें अलग अलग तरह की प्रजातियां मिलती हैं। और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो होती है वो इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी होती है। इकोसिस्टम यानी जैसे डेजर्ट हुआ, या सवाना हुआ, ग्रासलैंड हुआ, फॉरेस्ट हुआ, ये एक तरह का सिस्टम होता है जिसमें उनकी अपनी प्रोसेस चलती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का को एब्जॉर्ब करना, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना, न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल में होते हैं उनका प्रोसेस होना, जिसमें हर जीव किसी ना किसी तरह से कंट्रीब्यूट करता है। तो ये जो इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी होती है जो अलग अलग पाया जाता है। जैसे इंडिया में ही देखा जाए तो हमारे यहाँ ये डेजर्ट्स हैं, हमारे यहाँ फॉरेस्ट हैं, हमारे यहाँ कोस्ट हैं, जहाँ मरीन इकोसिस्टम भी है क्योंकि हम समुंदर भी हमारे पास है, या ठंडे इलाके हैं तो वहाँ अल्पाइन जो होता है।
तो ये सारी डाइवर्सिटी हमारे पास ऑलरेडी है। तो बायोडाइवर्सिटी का जो मेजर रोल होता है वो हमारे अर्थ के बैलेंस को बना के रखने में होता है। क्योंकि जो भी जीव इस पृथ्वी पे रहता है उसका कोई ना कोई किसी ना किसी तरह से पृथ्वी पे जीवन को बना के रखने के लिए रोल रहा है और रहेगा भी। किसी का रोल ज्यादा हो सकता है, किसी का रोल कम हो सकता है, पर किसी ना किसी तरह से हर जीव जो होता है वो पृथ्वी पे जीवन को आगे बढ़ाने में और आगे बढ़ा के रखने में अपना योगदान देता है। तो और इसीलिए जैव विविधता जरूरी हो जाती है। क्योंकि अगर देखा जाए, अगर हमारे पास विविधता नहीं रहेगी, अगर सबसे जरूरी और कॉमन एग्जांपल देख लेंगे, जैसे खाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्या होता कि अगर हम बस गेहूं खाते, वीट वही खाते, और अगर कोई नेचुरल कैलामिटी आई, फ्लड आई या भूकंप आया या सूखा पड़ गया और सारा गेहूं खत्म हो गया, तो हम क्या खाते? तो खाने में विविध विविध तरह के पौधे होने के कारण हमारा सर्वाइवल भी सस्टेन कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो ये हम कह सकते हैं जो रोल है जैव विविधता का। साथ में हमारी जो पृथ्वी है उस पे जो जीवन का एग्जिस्टेंस है उसमें अलग अलग फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। हमारी जो ओशियन की साइकिल्स होती हैं, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर बेल्ट्स होती हैं, और फिर रेनफॉल पैटर्न जो होगा जगहों का, ये सब इन चीजों से डिफाइन होते हैं, ये अलग अलग जगहों पे होता है। जैसे हम हमेशा से सुनते आए हैं ना कि जहाँ जंगल होता है वहां पे कोई भी ऐसी बड़ी आपदा वगैरह नहीं आती, पानी की कमी कभी नहीं पड़ती है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पे जंगल में क्या होता है, जंगल होता है जहाँ अलग अलग तरह के पेड़ साथ में रहते हैं जिनको हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो उनके होने से जो सिस्टम होता है अर्थ का, या उस इकोसिस्टम का, अगर हम उस लेवल पे कहें, वो मेंटेन होता है। किस तरह का सिस्टम? सॉइल फॉर्मेशन, मिट्टी जो बनती है उसका वो प्रोसेस चलते रहती है। मिट्टी में जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन हो या पोटाशियम हो, फास्फोरस हो, ये सारी चीजें, ये प्रोसेस, इनकी साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल्स जो होती हैं वो नाइट्रोजन साइकिल या वाटर साइकिल, ये सारी साइकिल्स चलते रहेंगी। और अगर ये तो चलिए बातें हुई कि हाँ पृथ्वी के सिस्टम के में क्या रोल है या कैसा कंट्रीब्यूशन हो रहा है उसका। पर अभी ह्यूमन का नेचर ऐसा है कि अगर हम अपना इंटरेस्ट उस चीज में नहीं पाते हैं तो हम उसमें इन्वेस्ट करना या उस पर ध्यान देना पसंद नहीं करते हैं। तो जैव विविधता हमारे लिए कैसे जरूरी है? तो सबसे पहले जो इसमें हम देखेंगे कि जैव विविधता का सबसे बड़ा रोल तो हमारे खुद के जिंदा रहने में है, कि हमारे और हमारी आने वाली पीढ़ियों के। क्योंकि भले हम काफी ये ब्रेन वाइज या इंटेलेक्चुअली डेवलप्ड हों बाकी स्पीशीज के कंपैरिजन में, पर हम अकेले ही वो सारे रोल नहीं अदा कर सकते हैं पृथ्वी पे जो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। जैसे कि अगर हम देखें मैनग्रोव्स का एग्जांपल, हमारे यहाँ सुंदरबन मैनग्रोव्स के पौधे हैं जहाँ सुंदरी के पेड़ कहे जाते हैं। इन्हें लंग्स किडनी ऑफ अर्थ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्यूरिफिकेशन का काम करते हैं, पानी को साफ रखते हैं, साफ करते हैं। तो इनका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है कि हाँ हमारे जो वाटर है उसकी क्लीनलीनेस में। साथ में वो कई स्पीशीज हेबर अपने यहाँ रखते हैं। तो हम पानी साफ कैसे करते हैं? हमारे पास टेक्नोलॉजीज आ रही है, पर आज हम टेक्नोलॉजीज में भी देखें तो हम नेचर से ही ले रहे हैं। हम आर्टिफिशियल मैनग्रोव्स क्रिएट करते हैं आजकल ताकि हम पानी को प्योर कर सकें। तो क्यों ना हम उसी मैनग्रोव को बचाएं, उन्हें ही उनके जो हैबिटेट्स हैं उसमें कंजर्व करें, ताकि हमारा ये एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट भी ना हो और नेचर अपना काम करे। तो ये एक एग्जाम्पल रहा। फिर साथ में अगर हम देखें तो जैव विविधता अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की होगी। जैसे इंडिया की बात अगर मैं करूं तो इंडिया ऐसा दुनिया भर में 17 मेगा डाइवर्स कंट्री है जहाँ पे कई तरह के पौधे और जानवर पाए जाते हैं, और इंडिया उन 17 कंट्रीज में एक है।
जैसे हम बाकी चीजों में बात करते हैं कि हम इस इंडेक्स में काफी अच्छे हैं या इस चीजों में हम टॉप कंट्रीज में आ रहे हैं, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जहां हम देखते हैं कि हम वर्ल्ड के उन 17 कंट्रीज में से एक हैं जहां इतनी डाइवर्सिटी पाई जाती है, इतने तरह के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, और इसमें से एक काफी बड़ा हिस्सा उन ऑर्गेनिजम्स का है जो सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं, जिनको हम एंडेमिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। वो उसी इंडिया में ही एक पर्टिकुलर रीजन में ही पाए जाएंगे। तो क्यों ना हम इस डाइवर्सिटी को संभाल के रखें या काम करें इनके ऊपर, इनको प्रिजर्व करें। आज की हम डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, पर हम इस कंसेप्ट को ध्यान में नहीं दे पा रहे हैं कि हमें डेवलपमेंट तो करना है, पर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब इसका मतलब ये होगा कि हम डेवलप तो करें, पर इस बात को ध्यान में रखें कि जिन भी चीजों को हम यूज कर रहे हैं वो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे, और साथ में हम पर्यावरण का भी ध्यान रखें, उसको भी संभाल के रखें। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट आज बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर हम डेवलप भी करना चाहते हैं और अपनी जो डाइवर्सिटी है, अपने पौधे, पेड़ पौधे, जंगल जो हैं, उन्हें बचाना भी चाहते हैं तो। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग पहले जागरूक हों, गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले और आगे बढ़े हैं हम देखते हैं माइनिंग आजकल काफी, हमारा एक बहुत बड़ा बिजली का प्रोडक्शन जो है वो माइनिंग माइनिंग यानी थर्मल सेक्टर पे डिपेंड करता है, जिसके लिए कोयला रिक्वायर्ड होता है। तो क्यों ना हम ऐसा कुछ प्लान प्रोड्यूस करें जिससे जो माइंड एरियाज हैं उनकी माइनिंग लीज खत्म होने के बाद उनका रिस्टोरेशन का काम तेज हो, कि वहां पे वहां की स्पीशीज के हिसाब से किया जाए काम। तो ये सारे फैक्टर्स काफी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और साथ में आज जो बायोडाइवर्सिटी के को बचाने में जो हम कह सकते हैं, मतलब बायोडाइवर्सिटी का जो रोल हम कह सकते हैं पर्यावरण को बचाने में, वो काफी सिग्निफिकेंट हो जाता है। क्योंकि जो हम अकेले तो नहीं, अभी एस्टिमेट्स जैसे आते हैं आजकल की पोल्यूशन हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जिसके कारण, और टेम्परेचर बढ़ रहा है अर्थ का। तो क्या ह्यूमन अकेले कर सकता है? नहीं। हम अगर कहते भी हैं कि हमें ग्रीन हाउस एमिशन रिड्यूस करना है, तो कोई भी देश की गवर्नमेंट हो क्या स्टेप लेती है? तो वो जाके अपने यहाँ जंगल लगाती है या अपने कई नई तकनीक डेवलप करती है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम हो। तो ये हमें ये बताता है कि अगर हमें पृथ्वी को बचाने का काम करना है तो हम अकेले नहीं कर सकते हैं। हमें चाहिए कि हम बाकी जीव जंतु जो हैं, पेड़ पौधे हैं, सबको साथ में लेके उनको भी प्रोटेक्ट करते हुए चलें, ताकि हम विद पीस एग्जिस्ट कर सकें और हमारी आने वाली जनरेशन्स भी कर सकें। अभी अगर मैं ये इस बात पे कमेंट करूं कि बायोडाइवर्सिटी को आज किस किन चीजों से खतरा हो जा रहा है, या क्या चीज जो है जो उसको अफेक्ट कर रही है, क्योंकि साइंटिस्ट आज प्रिडिक्ट करते हैं कि जो स्पीशीज के एक्सटिंक्ट होने का या विलुप्त होने का जो रेट है आज काफी तेज है, और हम ऐसे ही करते रहे तो आने वाले 100 सालों में आधी स्पीशीज अर्थ की खत्म हो जाएंगी, प्रजातियां विलुप्त हो चुकी रहेंगी। और ये हमारे लिए मतलब कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, काफी खतरे का वो रहेगा, क्योंकि फिर हम जो गलतियां हमसे हो जाएंगी या जो इम्बैलेंस अर्थ के एटमॉस्फेयर में, अर्थ के बायोस्फेयर में जो कहेंगे, जो रहने का हम जहाँ हम रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, उसमें जो इम्बैलेंस होगा वो रिवर्सिबल नहीं हो पाएगा। तो अभी अगर हम देखें कि किन चीजों से बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट हो रही है, तो उसमें सबसे पहला होता है हैबिटेट, जो होता है जो उनका जहाँ जानवर या पौधे एग्जिस्ट करते रहते हैं उनका फ्रेगमेंटेशन होना। जैसे कोई एक बड़ा पैच है जंगल का, हमें हाईवे बनाना है या कुछ बनाना है, हम सीधे बीच जंगल से रोड निकाल देते हैं, पर इससे क्या होता है, जो उस जानवर के रहने की जगह है वो दो टुकड़े में बढ़ जा रही है। इसका अगर हम देखें एग्जाम्पल, और इसके कारण क्या होता है कि जो जानवर होते हैं वो ह्यूमंस की बस्ती, इंसानी बस्तियों पे अटैक करते हैं, फिर उसके कारण ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है, जानवर मरते हैं, इंसान मरता है, उसी में लोग फंस के रह जाते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में, ये चीजें मतलब काफी खबरें हमें सुनने को मिलती हैं,
जब हाथियों ने अटैक कर दिया, या तेंदुआ आ गया गांव में, या फिर भालू आ गया। हाथी तो हमारे मेरे रीजन में काफी कॉमन है, जो घरों में आके अटैक करते रहते हैं। तो ये एक रीजन ही है कि हमने अनसस्टेनेबली डेवलप किया है। हमने ये ध्यान नहीं दिया कि वहाँ उस जंगल जहाँ से हम रोड निकाल रहे हैं, हाँ वो जरूरी है, पर क्या हमने इन चीज को देखा कि वहाँ क्या जानवर रहते हैं, हम उसे कैसे मैनेज करेंगे। वो दूरदर्शिता हमने नहीं दिखाई, जिसके कारण बनाने वाले तो नहीं, पर जो आसपास लोग रहते हैं वो भुगतते हैं। उनकी लाइफ का लॉस होता है, प्रॉपर्टी का लॉस होता है, और फिर वो अपने तरीके अपनाते हैं जिससे जिस अपने आप को बचाने के लिए, जिससे वो जानवर मर जाता है, या किसी दोनों में से किसी एक साइड तो कैजुअलिटी होती ही रहती है। फिर दूसरा चीज अगर देखा जाए तो जो बाहरी स्पीशीज जिनको हम एक्सोटिक स्पीशीज कहते हैं, उनका आना, इसका सबसे कॉमन एग्जांपल हम बोलते हैं गाजर घास या कांग्रेस ग्रास बोली जाती है उसको, पार्थेन साइंटिफिक नेम रहेगा। वो हम आज हर जगह देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इतनी फास्ट फैल गई है, और ये इंडिया की स्पीशीज नहीं है। इन एग्जॉटिक स्पीशीज या एलियन स्पीशीज जिसे हम कहें, उनके कारण क्या होता है कि जो हमारे भारत के मूल पौधे हैं, जैसे नीम एक एग्जांपल मैं दे दूं, अगर जो आप रोजमर्रा में देखते हैं, नीम इंडिया का ही पौधा रहा है ये, या बरगद का पेड़, ये सारे पेड़ इंडिया के हैं। तो इनको तो नहीं, पर काफी ऐसे स्पीशीज हैं जिन जो नेटिव स्पीशीज हैं वो गायब हो जाते हैं, या उनके ग्रोथ पे, उनके डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण जो जंगल रहेगा या जो पैच रहेगा, वो धीरे धीरे वहां से जो हमारे भारतीय मूल के पौधे हैं वो हट जाएंगे आने वाले सालों में, और जो बाहरी पौधे वहां पे आके एग्जिस्ट हो रहे हैं वो बढ़ जाएंगे। और ये हमारे सिस्टम के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो उनके जो पौधे होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज जगह के साथ थोड़ी बदलती है, वो अपने साथ बाकी पौधों को ग्रो नहीं करने देते हैं, या किसी तरह की उनमें प्रॉपर्टीज होती हैं जो इफेक्ट करती हैं बाकी पौधों को, ग्रोथ को। फिर साथ में हम देखें तो हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, हैबिटेट लॉस हो रहा है जानवरों का। जैसे अगर हम चाहते हैं, हम एग्रीकल्चर एक्सटेंड कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और साथ में फूड डिमांड उससे इंक्रीज हो रहा है, तो हमें एग्रीकल्चर चाहिए, हमें खेती करने के लिए जमीन चाहिए। तो हम जंगल काट रहे हैं, हम माइनिंग के लिए जंगल काट दे रहे हैं, वहां पे हम माइंस बना रहे हैं अपने यूज के लिए, डेवलपमेंटल पर्पसेस के लिए। पर इससे क्या हो रहा है, इससे जो उसमें रहने वाले जानवर हैं उनके हैबिटेट, उनके रहने वाली जगह का लॉस हो जा रहा है। ये भी एक तरह से हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन से रिलेट करके, और हमारे जो लोग हैं वहाँ लोकल रहते हैं उन पे अटैक करता है, कैजुअलिटीज होती हैं। और इसमें हम जानवर की भी गलती नहीं कह सकते हैं, क्योंकि क्योंकि ये उनका ही घर था, हमने उनका घर छीन लिया है हमारे पर्पज से, क्योंकि हमने एक सस्टेनेबल वे नहीं निकाला, रास्ता नहीं निकाला कि हम साथ में हमारा भी काम करें और उनके भी एग्जिस्टेंस रहे। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हम कह सकते हैं इफेक्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी को। और इसके कारण जो है आज हमारे जितने अलग अलग भिन्न भिन्न तरह की प्रजातियां हैं वो खतरे में हैं। आईयूसीएन की रेड बुक आती है, रेड डेटा लिस्ट होती है, जिसमें ऐसी स्पीशीज की लिस्ट है जो आज या तो विलुप्त हो चुकी हैं, या विलुप्त होने की कगार पे हैं, या खतरे में हैं। जी पूरी एक लिस्ट आती है जिसमें एक्सटिंक्ट, वल्नरेबल स्पीशीज कौन सी है, किनके लिए हमें कंसर्न करने की जरूरत नहीं है। तो ये पौधों और एनिमल्स की एक ऐसी लिस्ट बनाई गई है, और इसी लिस्ट के हिसाब से हम आजकल अपनी प्रायोरिटी सेट करते हैं कि हम किन जीवों को पहले बचाएं, या किनका जो प्रोटेक्शन है वो हमारे लिए जरूरी हो गया है। तो इन तकनीकों में जो कंजर्वेशन टेक्निक्स आती है, जो हम जिसमें हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहते हैं, और इवेंचुअली वो एनवायरनमेंट को भी कंजर्व करेगा, तो उसमें हम दो तरह की टेक्निक्स यूज करते हैं। एक इन सीटू टेक्निक्स होती है, एक एक्स सीटू होती है। इन सीटू मतलब हम जो भी प्रजाति या जीवों को संरक्षित करना चाहते हैं, वो हम उनको जहाँ वो रहते हैं वहीं संरक्षित करेंगे, और उनको वहां से कहीं हम ले जा नहीं रहे हैं। जिसका सबसे मतलब कॉमन एग्जांपल हम देखते हैं, जो हमारे नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जो हम बनी हुई है आजकल, वो सारे। तो इसमें इसमें क्या होता है कि ये हमारे जो जंगल के ही पैच होते हैं उसको गवर्नमेंट ऑथराइज कर देती है, और वहां पे प्रोटेक्शन रहती है, जिससे लोग वहां पे लिमिटेड ही जा सकते हैं, और
वहां पे उनका इंटरवेंशन नहीं हो सकता है, और वो वहां पे उस जीव को प्रोटेक्ट किया जाता है। ऐसे ही इसी सीरीज में जो होता है, कई सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं, जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट एलिफेंट है। इसके थ्रू टाइगर रिजर्व्स, एलिफेंट रिजर्व्स बने हैं, जिसमें स्पेसिफिकली उस जीव पे ज्यादा अटेंशन दिया जाता है, उन्हें बचाया जाता है। क्यों? तो अब मतलब अगर हम देखें तो क्यों किसी जीवों को, कुछ जीवों को ज्यादा हम चाहते हैं कि इनको हम बचाएं, और कुछ जीवों पे हम ध्यान नहीं देते? क्यों हम शेर को बचा रहे हैं, हिरण को नहीं बचा रहे हैं, या ऐसे अगर देखा जाए तो, या हाथी को बचा रहे हैं और किसी और कुछ जानवर को नहीं बचा रहे हैं? तो इसका एक कारण होता है कि हमारा जो सिस्टम होता है, अर्थ का सिस्टम, उसमें अलग अलग स्पीशीज अलग अलग तरह से अपना रोल प्ले करती है, कंट्रीब्यूट करती है सिस्टम के आगे बढ़ने में, उसको उसके चलने में, ताकि लाइफ बढ़ते चले। तो कई स्पीशीज ऐसी होती हैं, जैसे हाथी कहा जाए, या हाथी हो गया, उस पे कई और प्रजातियां निर्भर होती हैं अपनी लाइफ के लिए, अपने रोजमर्रा की खाने पीने या एग्जिस्टेंस के लिए। तो ऐसी स्पीशीज को बताना, इनको हम की स्टोन स्पीशीज कहते हैं। तो इनको बचाने से इनके ऊपर निर्भर होने वाली कई और प्रजातियों को हम बचा लेते हैं। इसलिए ऐसी स्पीशीज को बचाने पे लोग या गवर्नमेंट जो होती है, ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएन हो गया, आईयूसीएन हो गया, ये ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि इनके बचाव से कई और स्पीशीज को हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में बचा रहे हैं। ये हो गई इन सीटू कंजर्वेशन की बात, जहां हम जो जानवरों को, जीवों को उनके ही वहां हैबिटेट में बचाते हैं। इसमें एक बायोस्फीयर रिजर्व भी आता है, जिसमें मतलब वहाँ के इनहैबिटेंट्स, जो वहाँ रहने वाले लोग होते हैं, उनको भी प्रेफरेंस देते हैं कि भाई आप वहाँ एग्जिस्ट करते हैं, आप हमारी हेल्प करिए, और साथ में हम को एग्जिस्टेंस जो रही है उनको, उसको हम प्रमोट करेंगे। दूसरी जो तकनीक यूज होती है वो होती है एक्स सिटू, मतलब हम जीवों को उस साइड से, या जो भी पौधे हैं या जीव हैं, उनको उनके रहने वाली जगह से किसी दूसरी जगह ले जाएंगे और वहां उनको बचाएंगे। तो ये किन स्पीशीज या प्रजातियों पे लागू हो जाता है, जिनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है, जो बहुत ही रेयर हो गए हैं। अगर हमने उनको जंगल में छोड़ दिया तो कोई उनका शिकार कर लेगा और वो खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे केसेस में हम उनको जू, ब्रीडिंग सेंटर या रेस्क्यू सेंटर्स होते हैं, वहां पे उनको रखते हैं। जू इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है। मेरे को भरोसा है कि कई लोग हम में से जू गए होंगे, देखा होगा कि कैसे जू में जानवर रहते हैं। तो ये एक तरह का एक्सिटू मेथड है, और एक्सिटू मेथड जो हमारी है, वो उन जानवर को को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ उनको ब्रीड कराने, उनकी ब्रीडिंग में, ताकि उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो, इसमें भी काफी रोल प्ले करता है। क्योंकि आजकल हम ब्रीडिंग सेंटर्स डेवलप करते हैं। इसका कॉमन एग्जांपल अगर हम देखें तो, एक हम छत्तीसगढ़ में ही देखें तो वन भैंसा जो हमारा स्टेट एनिमल है, उनकी संख्या कम है तो उनकी ब्रीडिंग की जाती है। और फिर उसकी खबरें हम अखबार में पढ़ते हैं कि कितने मादा और नर बच्चे पैदा हुए हैं, और किस तरह से उनकी हेल्थ प्रोग्रेस वगैरह हो रही है। एक और ऐसी बर्ड होती है जिसका नाम होता है ग्रेट इंडियन बुस्टार्ड, जो राजस्थान, गुजरात के ग्रासलैंड्स में पाई जाती है। उनके भी ब्रीडिंग प्रोग्राम्स इंडिया में चल रहा है, और इसमें काफी हमें सक्सेस भी मिल रही है। तो अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर नहीं रहे हैं, हम कर जरूर रहे हैं। अगर कानूनी तौर पे देखा जाए तो हमारे पास एक्ट्स हैं जो आए हैं, या इंटरनेशनल लेवल पे कन्वेंशंस हैं जो हुए हैं, जिसमें कंट्रीज ने माना है कि हाँ, जैव विविधता का रोल है, बहुत जरूरी है ये, और इसमें हमें मिल के कुछ करना होगा। तो सबसे पॉपुलर जो इसका स्टेप रहा था, वो था 1992 की जो अर्थ समिट हुई थी रियो डी जेनेरियो में, जो ब्राजील में है। वहां पे जो आया था, कन्वेंशन आया था, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी साइन हुआ था, जिसमें इंडिया भी एक हिस्सा रहा है। और इसमें इस कन्वेंशन में जो इम्पोर्टेंट बात कही गई थी वो ये थी कि इसमें कमिट किया गया था 3 पॉइंट्स पे। मतलब इसके 3 मेन गोल्स थे। एक जो था बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता को हम बचाएं, और उसके जो कंपोनेंट्स हैं, जो सर्विसेज हमें मिलती हैं, जो जैसे मैंने शुरुआत में बात की कि जो वाटर साइकिल होती है, जो न्यूट्रिएंट्स होता है, फूड मिलता है हमें, इकोनॉमी इससे चलती है, क्योंकि मेडिसिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें मिलती है।
तो इन सारी चीजों का हम एक तरह से सस्टेनेबल यूज करें, मतलब हम अपना तो इस्तेमाल करें पर उसकी जो कितना वो प्रकृति में बचा है उसका ध्यान रखें, और उस पे उसको फिर बढ़ाने में और या उस वो खत्म ना हो इस बात पे ध्यान दें। और साथ में ये भी हो कि प्रकृति किसी देश या किसी बाउंड्री को नहीं जानती है कि हाँ भाई इंडिया है तो हम इंडिया से बाहर नहीं जाएंगे। प्रकृति या जानवरों जीवों के लिए कोई ऐसी बाउंड्री नहीं होती है, वो हमने बना रखी है। तो इसमें जरूरी ये हो जाता है जैव विविधता के प्रोटेक्शन में, कंजर्वेशन में, कि हम बियॉन्ड द बॉर्डर सोचें कि नहीं हमें इस बॉर्डर तक में नहीं, हमें साथ में इनिशिएटिव लेना है। तो ये कन्वेंशन इस चीज पे भी फोकस करता है। और इसमें लगभग 187 कंट्रीज ने इसमें पार्ट लिया था और इसको एक्सेप्ट किया था। इसके साथ साथ और भी कई कई कन्वेंशंस हुए हैं जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को भी प्रोटेक्ट करने की बात करती है, जिसमें रामसर कन्वेंशन है 1975 का वेटलैंड्स के ऊपर, जो वेटलैंड्स को कंजर्व करने की बात करता है। फिर डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करने के लिए यूएन, यूनाइटेड नेशन ने किया है कन्वेंशन, जिसमें जो धीरे धीरे रेगिस्तान फैल रहे हैं और उसको रोकने की बात करता है। और प्लांट कंजर्वेशन के लिए है कन्वेंशंस। और जो भी रिसोर्सेज होती है उनकी इक्विटेबल यानी बराबरी से उसका शेयरिंग हो, उस पे कन्वेंशंस हुए हैं। इंडियन कंटेस्ट में देखें अगर कि भारत भारत की सरकार ने क्या क्या कानून या लॉज लाए हैं, तो इसका सबसे पहला लॉ जो हमारा रहा है प्रकृति या पर्यावरण के क्षेत्र में, वो था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में, जिसमें वेरियस फैक्ट्स को डील करते हैं। इसी के आसपास हमारा प्रोजेक्ट टाइगर वगैरह है, या यहाँ हमने अलग अलग कैटेगरी, हमारी जो इंडियन स्पीशीज थी उनको कैटेगरी में डिवाइड किया था कि हाँ किसको हम पहले बचाएं, इसको हम थोड़ा कम प्रेफरेंस दे, उसके हिसाब से क्या सजा मिलनी चाहिए जो पोचर्स होते हैं, क्योंकि पोचिंग या शिकार करना ये स्पीशीज के खत्म होने का एक और बड़ा कारण रहा है। फिर 2002 में बायोडाइवर्सिटी एक्ट आया था, या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जिसको कहते हैं, जो एक्सक्लूसिवली फोकस करता था कि हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, उनको डॉक्यूमेंट करना है कि कितनी हमारी डाइवर्सिटी है और कैसा वो किस एक्सटेंट तक स्प्रेड हुई है। इसके अलावा जो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट हुआ, या फिर एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन या एनवायरनमेंट राइट्स जो है, जो ट्राइबल कम्युनिटीज है उनका लॉ, या पोल्यूशन से बचने का या पोल्यूशन कंट्रोल का, इन सारे लॉज जो आए हैं जो ओवरऑल इकोसिस्टम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है, जो जितने भी इकोसिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स जो हैं वो लिए गए हैं। अगर मैं अभी रीसेंट जो मैं एग्जांपल देखती हूँ, जो हमारा ये गोधन योजना छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में आया है, वो जिसमें जो किसान है या जो डेयरी वगैरह में एनिमल हस्बेंड्री में काम करते हैं, उनसे गाय का गोबर हम गवर्नमेंट खरीदती है और उसका वर्मी कंपोस्ट या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बना के दोबारा मार्केट में सेल करेगी। जो ये मेरे को आइडिया है उस योजना का जितना, तो ये एक बहुत ही मैं अच्छा स्टेप कंसिडर कर रही हूँ टुवर्ड्स becoming sustainable and using the resources which we have। तो इसके थ्रू क्या हो रहा है कि हम लोगों को भी उस रास्ते पे ला रहे हैं कि जो हमारा ऑर्गेनिक था, जो हम ट्रेडिशनल रूप से करते आए हैं, हमें पहले गोबर खाद ही यूज होती थी, कोई फर्टिलाइजर हम यूरिया या ये सब चीजें यूज नहीं करते थे। तो हम उन चीजों पे आ रहे हैं और उनको यूज कर रहे हैं, और इसका फायदा ये होगा कि जो हमारा पोल्यूशन होता था, या किसानों पे जो फर्टिलाइजर खरीदने वगैरह से जो उनका एक्स्ट्रा पैसा खर्चा वगैरह जो होना होता था, वो कम होगा। हमारा जो प्रोड्यूस होगा, जो हमारी फसल आएगी, वो काफी अच्छी रहेगी, मतलब क्वालिटी वाइज कहा जाए, हमारे हेल्थ पे जो इफेक्ट होगा उसका पॉजिटिव होगा। तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो एक अगर हम देखें तो हमारा अर्थ एक तरह की जो पजल्स होती है ना, जिसमें हम ब्लॉक्स ज्वाइन करते हैं, उस तरह का है। और उसमें हर एक जो ब्लॉक है वो कोई स्पीशीज है जो अपना उस पजल को कंप्लीट करके रखने में अपना रोल प्ले करता है। तो ये जरूरी हो जाता है कि हम उसके हर ब्लॉक को बचा के रखें, ताकि हमारी पृथ्वी जो हम कहते हैं जिस पे लाइफ है या एग्जिस्ट करती है, अभी तक में एटलीस्ट हम जो जानते हैं कि पृथ्वी पे ही जीवन है, तो ये जीवन आगे भी रहे। और इसके लिए जरूरी ये है कि जो
गवर्नमेंट ने रूल्स तो निकाले हैं, रूल्स है हमारे देश में, पर रूल्स का फायदा तब तक नहीं है जब तक हम उसको फॉलो नहीं करेंगे या हम उसको अप्लाई नहीं करेंगे अपनी लाइफ में, या देखेंगे अगल बगल अगर कोई नहीं कर रहा है तो उसको हम समझाएंगे नहीं। तो ये काफी जरूरी हो जाता है कि हम उन कानूनों के बारे में जानें, हम थोड़ी अपनी नॉलेज बढ़ाएं, पढ़ें, सीखें कि हाँ पर्यावरण क्यों जरूरी होता है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, उसका क्या रोल होता है, क्यों उसकी इम्पोर्टेंस है, और फिर उसको हम अपने लेवल पे कैसे बचा सकते हैं। तो अगर हम देखें कि अगर हम चाहें कि हम पर्यावरण को बचाना चाहते हैं या जिसमें एक विविधता को बचाना भी एक स्टेप है उसके टुवर्ड्स, तो सबसे कॉमन चीजें हम अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस कर सकते हैं। जितनी हमें जरूरत है हम उतना ही यूज करें। हमारा एक एक्स्ट्रा चीज लेना, जिस फैक्ट्री में वो बन रहा है उस पे एक प्रेशर डालता है कि भाई हमें एक प्रोडक्शन बढ़ानी है, उस फैक्ट्री से उस रॉ मटेरियल को प्रोवाइड करना। जैसे अगर हम कोई नोटबुक लेते हैं कि एक्स्ट्रा हमारे पास नोटबुक्स हैं पर हम फिर भी नोटबुक्स खरीद रहे हैं, तो फैक्ट्री वाला और मैन्युफैक्चर करेगा और नोटबुक्स निकालेगा, उसके लिए और पेड़ कटेंगे। अगर वो मोस्टली पेड़ काट के ही पेड़ों के, तो इस तरह से ये हम हमारे लिए जरूरी है कि हम पूरी उसकी चेन को समझें कि अगर हम कोई चीज कर रहे हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और मेरा मानना है कि स्टूडेंट्स का इसमें काफी इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि जब हम एक समय के बाद ग्रो अप कर जाते हैं, जब हमारा अडल्ट माइंड हो जाता है, हम एक मेच्योरिटी अटेन कर लेते हैं, तो हम हमारे थॉट्स को इतना इजीली बदलते नहीं है या अडेप्ट नहीं करते हैं। पर बच्चों का माइंड, जो स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, उनका माइंड काफी फ्लेक्सिबल होता है, वो चेंजेस को काफी इजीली अडेप्ट करते हैं। तो ये जरूरी हो जाता है कि एनवायरनमेंट को एक सेकेंडरी सब्जेक्ट के बजाय एक मेन सब्जेक्ट, जितना इम्पोर्टेंस हम मैथ्स एंड साइंस जैसे सब्जेक्ट्स को देते हैं उतनी इम्पोर्टेंस ही हम एनवायरनमेंट को भी दें, क्योंकि अगर वो नहीं रहेगा तो हम आगे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। उस पर ध्यान नहीं देंगे अगर हम, तो हमारा सर्वाइवल मुश्किल है। तो ये काफी जरूरी हो जाता है कि उस एज से ही बच्चों को इन चीजों के बारे में नॉलेज रहे कि ये क्या होता है, इसका क्या इम्पैक्ट होता है, ताकि वो समझ पाए कि उनके एक्शंस किस तरह से एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। हम हमारे लाइफस्टाइल के चेंजेस देखें, प्लास्टिक का कम, जो हम जनरल चीजें बुक्स में पढ़ते हैं या न्यूज में देख लेते हैं कि पर्यावरण कैसे बचाएं, तो हाँ आप जूट का थैला लेके चलें या कपड़े का थैला लेके चलें। हम सुनते जरूर हैं पर हम करते नहीं है, ये एक बात। बहुत हम चल जाएंगे सब्जी की दुकान पे, बोल देंगे भैया प्लास्टिक में दे दो, तो उस समय हमें लगता है कि ये क्या बात है, पर ये छोटे छोटे एक्शंस ही एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं आगे। आप अपने देख रहे हैं, किसी को टोके आपको उस समय अजीब लग सकता है, पर बाद में वो काफी अच्छा रोल प्ले करेगा या उसको भी समझ में आएगी। और साथ में गवर्नमेंट की जो स्कीम्स चल रही हैं, गवर्नमेंट भी इन चीजों में काम कर रहा है। सोलर एनर्जी पे इंडिया इतना फोकस कर रहा है आजकल। तो ये सारे इनिशिएटिव्स एक तरह से हैं जो हमें सबको मिलके कंबाइंड रूप से लेने हैं, ताकि हम एक बेटर फ्यूचर की ओर बढ़ सकें और अपने एनवायरनमेंट को बचा के रख सकें। इंडिया में जितनी डाइवर्सिटी है, जितने अलग अलग तरह के जीव जंतु हैं, उनको साथ में रखें और एग्जिस्ट करें। क्योंकि इंडिया एक की लोकेशन वाइज जो अर्थ पे है, उस हिसाब से हम काफी एनरिच्ड हैं। हमारे पास ये एनवायरमेंटल रिसोर्सेस इमेंस है, काफी ज्यादा है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि अर्थ जो है, हम ह्यूमंस का सोल प्लैनेट नहीं है। हमें सबको साथ लेके चलना है और सबको बचा के रखना है। तो आई गेस, आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा मैंने कन्वे करने का कोशिश किया है। जो अगर हम डिटेल्स में जाए तो वो और काफी टेक्निकल हो सकता है, जिसमें हमारे पास डेटा अवेलेबल है, तो हम वो सब भी देख सकते हैं। पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल प्राची, आप पूरा टेक्निकल जितना बातें हैं ना, तो सारे बातों पे पॉइंट पॉइंट आपने रखा है। स्पेसीज पे बात किया है, जीव जंतु पे बात किया है, पौधों पे बात किया, बायोडाइवर्सिटी पे बात किया, वो कैसे समाप्त हो रहे हैं, कितने रेड जोन में हैं, आप उस पे भी बात की है। कुछ सस्टेनेबल कंजप्शन का भी आपने बात किया है कि किस तरीके से हम उत्पाद को कम करें,
उसका प्रोडक्शन यूनिट को कम करने के लिए, ताकि हमारे अगर हम डिमांड कम जनरेट करते हैं तो उत्पादन कम होगा, उसके लिए हमारा बायोडाइवर्सिटी बचेगा। हम अपने घर के आसपास में जो ध्यान दें, ध्यान दें, मतलब आपने बहुत बारीकी से छोटी छोटी चीजों पे फोकस किया है। और इसमें एक दो चीज मैं एग्जाम्पल के साथ थोड़ा जमीनी स्तर पे जोड़ करके भी थोड़ा से जोड़ने का कोशिश करता हूँ आपके साथ। कि जैसे एक एग्जाम्पल है कि जो बरगद और पीपल का पेड़ है, ये ऐसे पौधे हैं जो डायरेक्ट बीज से उत्पन्न नहीं होते। वो जब तक कि कोई पक्षी उसको खाएगा नहीं और करेगा नहीं, तब तक पौधा जनरेट नहीं होता। और अगर हम बायोडाइवर्सिटी करें तो प्रकृति ने ऐसा नेचर ही बनाया है कि वो पौधा और जीव जंतु दोनों एक साथ जुड़ेंगे, तभी वो पौधा जनरेट होगा, अन्यथा जनरेट। तो जो एक आपने कहा कि धीरे धीरे हमारा जो भारतीय प्रजाति के पौधे हैं वो जो विदेशी पौधे आ रहे हैं और उनके चलते समाप्त होने की कगार में वो एक बड़ा चुनौती है हमारे अपने जो प्रकृति की, हमारी जो भारतीय भारतीय जीव जंतु जो थे उनको कैसे हम संरक्षित करके रखें। इसका एग्जाम्पल एक दूसरे तरीके से देख सकते हैं। आप देखें शहरों में जैसे पौधे सारे विदेशी पौधे ला करके शहर के अंदर लगाए, किसी विदेशी पौधे में किसी चिड़िया को घोंसला बनाते आपने नहीं देखा? नहीं, ठीक है, घर में बना लेगी, पेड़ों पे नहीं। हाँ, वो घर में बना लेगी लेकिन पेड़ पे नहीं बनाएगी। तो इससे धीरे धीरे क्या है, जो हमारे जीव जंतु थे वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट होने लगे, इधर उधर जाने लगे। या फिर और भी चीजों का जिसपे आपने चर्चा किया कि अगर हम उनकी जगह को कब्जा कर लेते हैं तो फिर वो जाएंगे कहाँ? वो स्वाभाविक है कि वो फिर हमारे जगह पे कब्जा करने आएंगे। सर्दियों में जिस तरीके से हाथी का आना है, या फिर घरों में जिस तरीके से दूसरे पक्षियों का आना है, या फिर जो सांप या दूसरे जीव जंतु हैं जो घरों में भी लगे हैं, वो सब यही कारण है कि उनके जगहों पे हमने कर दिया तो आपको जाएंगे कहाँ? इसमें एक और चीज का उदाहरण, हाँ हाँ, मैं एक और पॉइंट बोलना चाहती हूँ, उस समय मेरे दिमाग से निकल गया था कि जो हम पौधे लगाते भी हैं ना, उसमें हमें ये बात का ध्यान देना काफी जरूरी है कि क्या वो उस एरिया के नेटिव हैं कि या वहाँ के हैं कि नहीं। हम हिमालय के पौधों को अगर छत्तीसगढ़ में लगाएंगे तो हम डेफिनेटली वो यहाँ के पौधे नहीं है, वो यहाँ बिलोंग नहीं करते हैं। उनका एक तरह का हैबिटेट होता है जहाँ वो एग्जिस्ट करते हैं। तो जैसे अगर हम अभी देखें कि सड़क के किनारे बहुत पौधारोपण का काम होता है, पर हम गिन के 5 या 6 तरह के पौधे लगाते हैं। आम, नीम, करंज, कटहल, यानी आप उंगलियों पे गिन सकते हैं कि 5 तरह के ही पौधे लग रहे हैं। कोई इन चीजों पे ध्यान नहीं देता है कि क्या वो पौधे यहीं लगने चाहिए, क्या वो यहाँ पे हमेशा से रहते आए हैं। तो जो नेटिव स्पीशीज कंसेप्ट आता है वो रीजन वाइज भी हम अप्लाई करें, हम देखें कि क्या वो पौधे वहां बिलोंग करते हैं कि नहीं, उस इकोसिस्टम। यानी हम इकोसिस्टम कंसेप्ट को काफी लैग कर जाते हैं। हम जाके ग्रासलैंड्स में पौधे लगाने लगते हैं, उनको जंगल बनाने लगते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि वो एक अलग इकोसिस्टम है जहाँ पे जानवर रहते हैं, और पौधे पेड़ लगा के उसको जंगल बनाने से वो जानवर वहां से खत्म हो जाएंगे। तो जो साइंटिफिक कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट है इन सारी चीजों में, जो हम कहते हैं पौधारोपण का कार्यक्रम चल रहा है, या जो हम जानवरों को बचा रहे हैं, जंगल दोबारा लगा रहे हैं, तो उसमें साइंटिफिक कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट काफी जरूरी हो जाता है। क्योंकि वो पढ़ रहे हैं तो कहीं तो उनको अप्लाई करने का मौका मिले ना, कि हाँ, कि हम बस लैब में ही काम करते रह रहे हैं, तो वहां पे उनको अप्लाई करने का मौका मिले। वो बताएं कि वो एक प्लान डेवलप करने में हेल्प कर सकते हैं कि किस तरह से हम एक अच्छा सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। वो जरूरी नहीं है कि वो अगले साल ही आपको रिजल्ट देगा, वो आपको 5 साल बाद रिजल्ट देगा, पर वो आपको बढ़िया रिजल्ट देगा जो आपके आने वाले सालों में आपकी मेहनत बचाएगा। ये एक जरूरी पॉइंट है जिसको हम हर जगह मिस कर जाते हैं। प्राची, इसमें मेरे पास एक एग्जाम्पल है कि अंबिकापुर से हमने जीरा फूल धान का बीज लाया, ठीक, और उसको बेमेतरा में हमने खेती कराया अपने फ्रेंड के यहाँ। उसकी पूरी वेराइटी और उसकी गुणवत्ता, उसके नेचर सब कुछ बदल गया। हाँ, यही बात है, ये नहीं रहता है। साइज जो है ना वो बासमती के चावल जैसा साइज हो गया, और उसका जो खुशबू था वो गायब हो गया। उसके जो बाकी नेचर थे वो सारे के सारे खत्म। तो ये रियलिटी है
जो आप कह रही हैं कि हम अगर एक नेचर के में इस मिट्टी में पैदा होने वाला पौधा है, इस मिट्टी में पैदा होने वाला फसल है, और कौन से इन्वायरमेंट में रहने वाला जीव जंतु, तो अगर हम दूसरे जगह पे ले जाकर कोशिश करेंगे कि इसको यहाँ पे जीवित रखा जाए या फिर इनको संरक्षित करके हम इसका विकास कर पाएंगे, शायद वो एक असंभव वाला काम है। वो उतना ग्रोथ नहीं करता जितना तेजी से वो अपने इलाके में ग्रोथ करता है। और शायद अगर हम वो कर भी परंपरा से जाएगा तो फिर वो लॉन्ग टर्म में हमें बिल्कुल फायदा नहीं देगा, वो हमारा नुकसान ही करेगा कहीं ना कहीं से। बिल्कुल बिल्कुल रिएक्ट करेगा। और अभी शासन जो बहुत सारे जगह पे हाइब्रिड लाने का काम, या जैसे अभी छत्तीसगढ़ शासन में भी कुछ बहुत स्तर पर प्रयास हो रहा है। जैसे मिलेट को अगर हम देखें, रागी वाला मामला या ज्वार बाजरा वाला मामला, ये हमारा पारंपरिक खेती है, और ये जैविक विविधता को बढ़ाता है क्योंकि ये कम पानी में उगता है, और जैविक खाद से, पत्ते से या फिर गोबर की खाद से ये सर्वाइव कर जाता है और इसका उत्पादन देता है। लेकिन उस चीज को अभी जैसे उसमें खाद डाल करके, रासायनिक खाद डाल करके उसका प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कि हम बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो हमारा डिमांड जो बाहर का डिमांड आ रहा है उसको पूरा कर पाएंगे, या फिर हम इस पे बहुत सारा काम कराएंगे, इसके चक्कर में उसमें एनपीके डाल रहे हैं और उसका प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी गुणवत्ता खत्म हो रहा है। हाँ। और सिर्फ गुणवत्ता खत्म नहीं हो रहा, उससे वो सॉइल भी हमारा खराब हो रहा है। हमारा जिस पानी का इस्तेमाल करेंगे, जो अंडरग्राउंड पानी वाटर लेवल जाएगा रासायनिक खाद के कारण, हमारा पानी भी रासायनिक हो गया है। वही रासायनिक खाद अगर गाय खा रही है और रासायनिक घास हमारी गाय खा रही है, रासायनिक फसल हमारी गाय खा रही है, तो उससे प्रोडक्शन होने वाला दूध भी रासायनिक। हाँ, तो बिल्कुल बहुत बिल्कुल। सारे तरीके, और वो हमारे सेहत पे लागत की कहीं कहीं फैक्टर है। तो आज के चर्चा में आपने जितना भी लिंक करने का कोशिश किया है, वो हेल्थ से जैव विविधता को, जैव विविधता से नेचर को, नेचर से सॉइल को, सॉइल से नेरेटिव को, और वो पूरे चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट करके जिस तरीके से विस्तार से आपने बात किया है, बहुत अच्छा है। मैं उम्मीद भी कर रहा था कि आप इसके साथ चर्चा करेंगे, और आपने बहुत बखूबी इस पे चर्चा किया है। और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग इस पर अपना रिएक्शन देंगे। अभी कुछ बहुत सारे लोग तो अभी भी रिएक्शन दे रहे हैं, लेकिन सवाल जनरेट करते हैं और आगे बात करते हैं, तो हम लोग आगे भी इस पर चर्चा जारी रखेंगे दूसरे तीसरे सीरीज में। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इन्वायरमेंट के अभी बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ का एक परिवेश है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली बात हो रही है, चाहे सर्वा गुरुआ 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 गाड़ी के माध्यम से, या फिर गोधन न्याय योजना के माध्यम से, या फिर अभी कल रिसेंटली वन विधान प्रोजेक्ट के नाम से लॉन्च किया है, ये वनों के विकास के लिए, वन संवर्धन के लिए। तो ये सब बहुत सारा चीज हो रहा है। विजन के ऊपर अभी सरकार कुछ करने वाली है, वो भी जैविक तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। तो एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली ये लोग सोच रहे हैं, तो उसमें हम लोग इतना चर्चा करके इस चीज को बढ़ा सकते हैं, ताकि सरकार को भी एक मदद मिले। और जो हम लोग जो आप लोग चर्चा कर रहे हैं, ये अकेले की बस की बात नहीं है, वो अकेले से हम लोग एक इको फ्रेंडली माहौल बनाए, इसके लिए हम लोग को चर्चा करना बहुत जरूरी है। मेरा खुद का मानना है, और जैसे आपने किया कि हम ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म पे लाए, नॉलेज गाँव वालों के पास भी बहुत नॉलेज है, जैसे आपके साथ आपने बहुत सारा टेक्निकल चीजों पे चर्चा की। तो हम ये नहीं कर सकते कि बहुत एक्सपीरियंस हो जाए, या फिर बहुत ऐसा वो जो चर्चाएं आ रही हैं, वो अगर गली तक, नुक्कड़ तक, पान की दुकान तक, चाय की दुकान तक, नाई की दुकान तक, जो बोला जाता है कि जब तक नुक्कड़ पे चर्चा होनी शुरू होती है, तब किसी विषय की सार्थकता सुनिश्चित होती है। तो हम एक प्रयास कर रहे हैं कि हम चुनाव के माध्यम से चर्चा को नुक्कड़ तक कैसे पहुंचाएं लोग, क्योंकि जैविक विविधता में जैसे आपने जो चर्चा किया कि बायोडायवर्सिटी कोड, बायोडायवर्सिटी प्राधिकरण बना है, बायोडायवर्सिटी एक्ट 2000 के तहत, 2002 के तहत बोर्ड बना है, फिर विलेज लेवल पे बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी बनी हुई है। और वो कमेटी कितना काम कर रही है, किस तरीके से काम कर रही है, उसका क्या सिस्टम है, उसका मैनेजिंग सिस्टम क्या है। क्योंकि अभी बहुत सारे गाँव में अगर बात किया जाए तो उनको पता ही नहीं है कि हमारे गांव में बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी भी कोई है। तो और उसकी बहुत बड़ी भूमिका है, तो शायद हम लोग ये चर्चा को अगर व्यापक करते हैं
बहुत निचले स्तर पे ले जाते हैं और लोगों को जोड़ते हैं। तो शायद हम लोग वहां तक पहुंचने का कोशिश करते हैं बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट कम्युनिटी तक, और वो ग्राम पंचायत की स्तर पे है, स्तर पे है, विभाग स्तर पे है, जिला पंचायत स्तर पे है, और उसको शायद एक्टिव करने का काम करें, जो भी ये काम हो सकता है। लोग चर्चा करेंगे तो सस्टेनेबल वाले पे काम हो सकता है कि अगर लोगों के समझ में आता है कि कंजप्शन की तरफ भी अगर थोड़ा ध्यान दें और हम अपने डिमांड को कंट्रोल करके रखें कि हम आपकी चीजें ना खरीदें, हम कहीं की यूज करें जिसका हमको जरूरत है। और हम लोग अभी स्पेशली कुछ थोड़ा काम कर रहा हूँ रेगुलर के सिद्धांत के तहत, जो रिड्यूस, रीयूज, रिन्यू, रिसाइकिल, ये जो प्रोसेस है, जो हमारे पास बेकार पड़े सामान है यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे घर से सब्जी का निकलता है या कोई कचरा निकलता है, क्या हम उस कचरे से खाद से टेरिस गार्डन लगाए सरों के लिए, तो वो एक रिसाइकलिंग हो जाएगा उसका, और वो कहीं पे जाकर के कचरा डंप करके हमारे को खराब करे, उससे अच्छा कि हम उसका कहीं पे रीयूज, हमारा कोई सामान ऐसा है जो हम दूसरे को दे रहे हैं वो उसके काम आ जाए, तो भी हम रीयूज के लिए मददगार होगा, और शायद सस्टेनेबल कंजप्शन में एक मदद करेगा कि सामने वाला व्यक्ति फिर खरीदेगा नहीं, आपके तो इस पे हम लोग थोड़ा थोड़ा काम अभी कर रहे हैं और आगे कोशिश कर रहे हैं कि करेंगे, और आपके साथ लगातार जुड़े रहेंगे। आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और हमारे देश के आकर के लोगों को बहुत ही उम्दा जानकारी शेयर किया है, लोगों के काम आएगा और देश के काम आएगा। सबसे बड़ी बात ये जानकारी देश के काम आएगी, तो इस पे हम लोग आगे भी करके बात है। और पेज पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो अभी तक लाइव जुड़े हुए हैं, उनका धन्यवाद। तो साथियों, आज हम लोग पर्यावरण संरक्षण में जैव विविधता के महत्व के ऊपर चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ सुश्री प्राची उपाध्याय जी जुड़ी हुई थी, जो MSc कर रही हैं पर्यावरण प्रबंधन को लेकर के वन अनुसंधान संस्थान देहरादून से, और इन्होंने काफी अच्छी जानकारी दी है। मुझे उम्मीद है कि इस जानकारी को आप लोग इस पे और अध्ययन करेंगे और इसके हिसाब से और जैव विविधता को संरक्षित करने का, पर्यावरण को संरक्षित करने की दिशा में आप सहयोग करेंगे। धन्यवाद।